हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला वीडियो में मैंने पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी कंप्लीट कर लिया था। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनी भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो जाके। इसका लगभग मेरा ये ड्यूरेशन तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और मुझे ये समझाना है कि मैंने क्या पढ़ा है। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप और एसोसिएशन। तो मैं जितना जल्दी हो सकता है बस समरी दे दूंगा, क्योंकि ये जो मेरा चैलेंज है चैनल में, मेरा बस वही काम है कि मैं बस समरी देता हूँ। क्योंकि मैं अगर समझाने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब में मैंने क्या पढ़ा था। क्लब उसे बोलते हैं जो कि मेंबर के लिए बनाया जाता है, बहुत सारे पार्टनर्स के द्वारा, बहुत सारे पर्सन के द्वारा, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। इसका मेन मोटिव होता है मेंबर को बेनिफिट पहुंचाना। जैसे कि सपोज डेट के मेंबर को लाइब्रेरी की ज़रूरत है, जिम का ज़रूरत है, तो एक क्लब बना दिया जाएगा, जिसके लिए मेंबर से, क्लब के जो मेंबर होंगे उनसे मंथली, सपोज डेट की मंथली छोड़िए, ईयरली यानी कि सालाना कुछ चार्ज लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख 2 लाख, और उसमें उन्हें 1 साल तक सारे बेनिफिट मिलेंगे। और बेनिफिट तब तक मिलेंगे जब तक मेंबरशिप रहेगा, यानी कि अगर उन्होंने 1 लाख दिया है तो तब तक ही मिलेगा जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाता। 1 साल पूरा होने के बाद उनका मेंबरशिप भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो होता है पार्टनरशिप और क्लब में। और इसका रिलेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशन होता है, क्लब में मेंबर्स का रिलेशन होता है। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट मिलता है प्रॉपर्टी में, क्लब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, और नहीं, डिसोल्यूशन में क्या होता है कि पार्टनर्स अगर कुछ भी एक्टिविटी करता है, पार्टनर रिटायर होता है या फिर डेथ होता है, तो उससे फर्म को अफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्लब में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ मेंबरशिप के आधार पर होता है। और क्लब सिर्फ मेंबर्स के लिए ही बनाया जाता है, जो कि मेंबरशिप दे के इंजॉय कर सकें, उन्हें 1 साल के लिए बेनिफिट मिलता है। तो जब इनका मेंबरशिप ख़त्म हो जाता है, सपोज डेट कि 1 साल के लिए अगर मेंबरशिप है, तो 1 साल में अगर मेंबरशिप ख़त्म हो जाता है तो इनका क्लब से भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ बात है कि पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलिए या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बोलिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि जो फैमिली बिजनेस होता है, जो हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, उसी को जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी फैमिली के 5 मेंबर हैं, एक फादर, मदर, डॉटर, सोन, और सपोज डेट के एक और सोन है, दो बेटा है, एक बेटी है, और एक फादर एक मदर है। तो उनके जो फादर होंगे वो कर्ता कहलाएंगे। और अगर पांचों मेंबर मिल के बिजनेस करते हैं तो उसे फैमिली बिजनेस बोलते हैं। और फैमिली बिजनेस कौन सा लॉ पे चलता है, तो वो हिंदू लॉ पे चलता है। और इसका क्रिएशन बर्थ से होता है, यानी कि फैमिली, अगर हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई भी जन्म लेता है, उनका परिवार का सदस्य कोई भी जन्म लेता है, तो जन्म से ही इसका मेंबर कहला जाता है और उसे इंटरेस्ट मिलता है, उसे कमीशन मिलता है। तो यही दोनों अंतर होता है कि पार्टनरशिप का जन्म होता है एग्रीमेंट से और इसका होता है बर्थ से। अगर कोई मर जाता है पार्टनरशिप में तो फर्म डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली है, फिर बोल सकते हैं हिंदू फैमिली में कोई मरता है, हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो उसे बिजनेस बंद नहीं होगा। जैसे कि अगर पहले 4 मेंबर हैं, पहले अगर 5 मेंबर हैं और उनमें से एक मेंबर मर जाता है, तो 4 मेंबर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 मेंबर में बिजनेस चलेगा, लेकिन इससे फैमिली बिजनेस बंद नहीं होगा। और इन मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में सभी को इक्वल राइट्स है। जॉइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ कर्ता ही मैनेज करता है, बाकी सब मेंबर जो इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसे को-पर्सनर्स बोलते हैं। को-पर्सनर्स देख सकते हैं आप, अलग से लिखा भी हुआ है। और उनका जो फैमिली का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, देखिए लिखा हुआ है मेल, फीमेल हो या मेल हो, वो कर्ता कहलाता है, जो फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, और वही बिजनेस को मैनेज करता है। ऑथोरिटी टू बाइंड, म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर कैन बी सेक्ट बाइंड। म्यूचुअल एजेंसी होता है, जैसे कि पार्टनर कुछ भी काम करता है तो उसके लिए पूरा फर्म लाइबल होगा, लेकिन इसमें अगर कर्ता कुछ करता है तो उसके लिए उसके जो फैमिली बिजनेस से फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है।
और फैमिली मेम्बर अगर कुछ करते तो उसके लिए कर्ता लायबल नहीं होगा, मतलब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। फैमिली मेम्बर सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। लायबिलिटी, इसमें आप जानते होंगे कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, लेकिन कर्ता में सिर्फ कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, वही यहाँ पर लिखा गया है। और जब फर्म क्लोज होता है, शायद नहीं दिख रहा हूँ, जब फर्म क्लोज होता है तो पार्टनर्स के पास अधिकार है, राइट है कि वो फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं और इवन वो फर्म डिसॉल्व करने का भी राइट रखते हैं। लेकिन अगर जॉइंट हिंदू फैमिली अगर अलग हो जाता है तब मेंबर के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म, लेकिन हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ के तहत बनाया जाता है, देख सकते हैं। इसमें माइनर्स का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन वह बेनिफिट ले सकता है पार्टनरशिप का। केवल सभी पार्टनर्स के राइट लेने के बाद, सबसे परमिशन लेने के बाद, सबके सहमति के बाद ही कोई माइनर यानी कि 18 से पहले जिसका एज 18 से कम है वो फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन बेनिफिट ले सकता है पार्टनरशिप का। वही जैसा कि आप जानते होंगे, जैसा कि मैंने बताया पिछले बार भी कि फर्म हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसका जन्म ही बर्थ से होता है, तो अगर कोई भी उसमें जन्म लेता है तो जन्म से ही वो उसका मेंबर बन जाता है और उसका जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है सब इंजॉय करता है। फर्म जब तक चलेगा जब तक कोई मेंबर डेथ नहीं हो जाता, कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है तब तक चलेगा जब तक ये अलग नहीं हो जाता। जब तक सब साथ हैं, सब फैमिली मेम्बर साथ हैं, तब तक चलेगा। अलग हो जाता है तो बंद हो जाएगा। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें मैक्सिमम लिमिट होता है 50 मेंबर्स का, लेकिन हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। शेयर इन द बिजनेस, सभी पार्टनर्स को इक्वल राइट दिया गया। अगर इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा गया, लेकिन एग्रीमेंट के तहत अगर पार्टनरशिप डीड में जितना प्रॉफिट शेयर रेशियो मेंशन है उतना ही में सभी पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट, और अगर मेंशन नहीं रहेगा तो सभी को इक्वल मिलेगा। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी का डेफिनेट शेयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर किसी का जन्म होता है तो मेंबर बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि पहले 4 थे तब 5 हो जाएंगे, 5 थे तब 6 हो जाएंगे, इस तरह। लेकिन किसी का डेथ हो जाता है तो मेंबर घट जाते हैं और प्रॉफिट शेयर रेशियो भी घट जाता है, शेयर भी घट जाएगा। 5 से 6 हो जाएगा, फिर 6 से 5 हो जाएगा और 5 से 4 हो जाएगा, ऐसे। और किसी का बर्थ होता है तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, शेयर बढ़ जाता है, लेकिन किसी का डेथ होता है तो शेयर घट जाता है। ये था पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अंतर, देख सकते हैं। अब समझते हैं पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप क्या होता है। को ओनरशिप आप समझ सकते हैं, इसे जॉइंट ओनरशिप भी बोलते हैं। जैसे कि अगर इसे समझाने के लिए मैं इनहेरिटेंस का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फादर है, उनका 2 बेटा है, एक है राम एक श्याम, और फादर को कुछ हो जाता है बाद में तो उसका जो राम और श्याम है उसके पास, अगर फादर के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उसका मालिक राम और श्याम हो जाता है। और बाद में राम और श्याम वो दोनों ज़मीन का 50% ओनर हो जाता है, यानी कि उसका मालिक हो जाता है। और बाद में वो चाहे तो अपना ज़मीन बेच भी सकते हैं और अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच भी सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। बिना कोई दूसरे मेंबर के परमिशन के वो ज़मीन बेच भी सकते हैं। जैसे कि राम और श्याम, अगर राम चाहेगा, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो वो 1 एकड़ ज़मीन बेच भी सकता है बिना श्याम के परमिशन के, क्योंकि वह पूरा का पूरा ज़मीन अब उसका हो गया। और श्याम भी चाहे तो 1 या 2 एकड़ बेच सकता है, या फिर पूरा अपना ज़मीन बेच सकता है अपना हिस्सा के बिना राम के परमिशन के। तो इसे बोलते हैं को ओनरशिप। ये या तो एग्रीमेंट से बनता है या फिर लॉ से बनता है। एग्रीमेंट से अगर, जैसे कि ये तो फैमिली बिजनेस था, एग्रीमेंट से अगर चाहे तो वो ज़मीन दे सकते थे दोनों को। और अगर लॉ की बात करें
तो बाद में इनको कुछ हो जाता है तो इसका अधिकार यही दोनों होंगे। तो इस तरह ये लॉ की तरह चला गया, क्योंकि लॉ में साफ मेंशन रहता है कि बाप के बाद बेटा का अधिकार होता है ज़मीन में, तो इस तरह है। लेकिन पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो एग्रीमेंट के तहत होता है। वो एग्रीमेंट या फिर वो एग्रीमेंट चाहे एक्सप्रेस रहे, इम्प्लाइड रहे या फिर रिटर्न रहे। म्यूचुअल एजेंसी जैसा कि आप जानते होंगे, पार्टनर का दूसरे पार्टनर से एजेंट के जैसा म्यूचुअल एजेंसी होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, म्यूचुअल एजेंसी। जैसा कि आप जानते होंगे, पार्टनर अगर कुछ भी काम करता है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर भी अफेक्टेड होंगे, लेकिन शायद नहीं दिख रहा होगा। को ओनरशिप में जैसा कि मैंने बोला था, एक क्या उसे बोलते हैं, को ओनर्स। हाँ, इसमें जो भी उसका मेंबर होते हैं उसे को ओनर बोलते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप में जो मेंबर होते हैं उसे पार्टनर बोलते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं उसे को ओनर बोलते हैं। यानी कि राम अगर को ओनर है श्याम का, तो राम बिना श्याम के परमिशन के अपना ज़मीन बेच सकता है। उसी तरह है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट होता है उनका वो मेंशन रहता है कितना प्रॉफिट एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन को ओनरशिप में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करें। इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है, वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर के परमिशन के बिना नहीं कर सकते। लेकिन को ओनरशिप में इसमें बिना किसी दूसरे पार्टनर के परमिशन के वह उन्हें राइट है कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब समझते हैं पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। एसोसिएशन किसे बोलते हैं? एसोसिएशन का मेन मोटिव रहता है समाज सेवा करना। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप का मेन प्रॉफिट अर्निंग होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस रन करता है, क्यों? प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए। लेकिन एसोसिएशन के जो मेंबर होते हैं वो या तो चैरिटेबल सोसाइटी बनाते हैं, या रिलीजियस एसोसिएशन बनाते हैं, या फिर किसी भी तरह का समाज सेवा करते हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो उनका मेन जो उनका पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है। अर्निंग करना मकसद नहीं होता है इनका। तो यही दोनों अंतर है पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन में। और समझते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पार्टनरशिप दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, यानी कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इन्हें बताया जा सकता है कितने तरह के पार्टनरशिप होते हैं। एक होता है ड्यूरेशन के आधार पे, एक होता है बिजनेस के आधार पे। ड्यूरेशन यानी कि टाइम के आधार पे पार्टनरशिप एट विल हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड हो सकता है। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर, दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो उनका कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है, और कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं होता है कि कब तक वो बिजनेस करेंगे। वो जब तक उनका मन होता है तब तक वो बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर इन्हें डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप, तो इन्हें पब्लिक नोटिस जारी करना हो, तभी वो पार्टनरशिप बंद कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड में, इसमें पार्टनरशिप कोई डेफिनिट टाइम के लिए फिक्स रहता है। इसके अगर टाइम ख़त्म हो गया तो वो टाइम ख़त्म होने के बाद पार्टनरशिप अपने आप बंद हो जाता है। जैसे कि पार्टनरशिप बंद होने के लिए, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड में बंद होने के लिए दो तरह से बंद हो सकते हैं। सबसे पहला ऑटोमेटिकली जब टाइमिंग का ख़त्म हो जाता है तब, और दूसरा पार्टनरशिप अगर पार्टनर्स चाहे तो इसके बाद वो पार्टनरशिप एट विल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए उन्हें 2 साल तक काम करना है और वो चाहे तो वो परमानेंट काम करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और पार्टनरशिप विथ रिगार्ड ऑफ बिजनेस,
तो बिजनेस के टर्म से कितने तरह से पार्टनरशिप बनाया जा सकता है, तो 2 तरह से बनाया जा सकता है, एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप, एक जनरल पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है या फिर अंडरटेकिंग के लिए, लेकिन जनरल पार्टनरशिप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पार्टिकुलर पार्टनरशिप का बिल्डर या फिर इवेंट मैनेजर। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई शादी वगैरह में जाते हैं तो उसमें कोई मैनेज करने वाला होता है, कोई टेंट हाउस होता है, कोई टेंट लगाने वाला होता है, तो उन्हें इवेंट मैनेजर बोलते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक शादी के लिए, यानी कि कोई एक ही या 2 ही शादी के लिए उन्हें काम दिया गया है, एक ही शादी के लिए काम दिया गया है मैनेज करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कहलाएगा। या फिर एग्जांपल ले सकते हैं बिल्डर का। जैसे कि बिल्डर को अगर कोई टास्क मिला है कि उसे प्लेग्राउंड बनाना है, ठीक, और उसके बाद फिर उनका पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वो यही काम को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये अगर हमेशा के लिए ये काम करना चाहते हैं जब तक उनका मन हो, अगर इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे जनरल पार्टनरशिप कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा भी गया है। तो यही सब अंतर है, ये देख सकते हैं। मैनेज करना चाहता है, ये सब मैंने लिखा था, और तो कोई खास अंतर है नहीं। और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स समझ लेते हैं, पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर, जिसे ओस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। इसका इस तरह का वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो एक्टिव पार्टनर किसे बोलते हैं? जो कि पार्टनर एग्रीमेंट के तहत बनता है और जो कि बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेता है, जो कि एग्रीमेंट के तहत बनता है और जो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेता है, उसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और ये पार्टनर तभी रिस्पॉन्सिबल होता है जब ये पार्टनर एग्रीमेंट के तहत आता है। उससे पहले की जो भी एक्टिविटी रहता है, बिजनेस एक्टिविटी, उसके लिए ये लायबल नहीं कहलाएगा। देखिए वही यहाँ पे बोला गया है कि ये भी पार्टनर जब रिटायर होता है, एक्टिव पार्टनर, तो उसे भी पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है। अगर पब्लिक नोटिस जारी नहीं करता है तो अदर पार्टनर जो भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे उसके लिए ये भी लायबल होगा, भले ही ये रिटायर्ड हो चुका हो, क्योंकि इसे पब्लिक नोटिस जारी करने का रूल है। अगर ये पब्लिक नोटिस जारी नहीं करेगा तो तब तक ये लायबल होगा बिजनेस के एक्टिविटी पे। पार्टनर जो भी एक्ट करते हैं उसके लिए ये भी लायबल होगा अगर ये पब्लिक नोटिस जारी नहीं करता है तो। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर किसे बोलते हैं? यह पार्टनर वो पार्टनर कहलाता है, जैसे कि आप वर्ड से भी समझ रहे होंगे, स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर, जो कि एग्रीमेंट के तहत बनता है लेकिन ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, इसलिए इसे स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। यह प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है एंड लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगर फर्म कोई भी एक्ट करता है, यानी कि अगर कोई भी फर्म गलत ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ भी करता है तो उसके लिए ये भी लायबल होगा, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर भी लायबल होगा। लेकिन नोट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। चूँकि ये फर्म की नज़र में नहीं है, इसे पब्लिक नोटिस भी जारी करने की ज़रूरत नहीं है स्लीपिंग पार्टनर को, अगर ये रिटायर होता है तो। लेकिन नॉमिनल पार्टनर किसे कहते हैं? जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, नॉमिनल पार्टनर, जो कि सिर्फ नाम का पार्टनर कहलाता है और ये लायबल होता है। नॉमिनल पार्टनर जो है ये भले ही नाम का पार्टनर, बट ये भी थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है अगर फर्म कोई भी एक्ट करता है तो। और इसे फर्म में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका गुडविल या फिर बोल सकते हैं कि रेपुटेशन अच्छा होता है नॉमिनल पार्टनर का। जैसे कि सपोज डेट कि अगर कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप है, अगर उसमें सलमान खान को ला दिया गया तो वो पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि सलमान खान का गुडविल और रेपुटेशन अच्छा है, इसलिए इसे नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। इसे भले फर्म में कोई खास इंटरेस्ट नहीं तब भी इसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका गुडविल अच्छा है, इसका रेपुटेशन अच्छा है। ये सभी की नज़रों में एक पार्टनर नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ नाम के तहत, इसे सिर्फ क्या उसे बोलते हैं, इसके गुडविल के लिए ही रखा गया है और ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में ये भी पार्ट नहीं लेता है।
ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म का जो प्रॉफिट होता है उसका भी उसमें भी इसको हिस्सा नहीं मिलता है, और ना तो ये फर्म में कोई इन्वेस्ट करता है, और फर्म का जो भी एक्टिविटी होता है उसमें पार्ट नहीं लेता है। लेकिन तब भी ये लाइबल होता है थर्ड पार्टी के लिए। अगर थर्ड पार्टी और फर्म कोई भी एक्ट करता है तो थर्ड पार्टी से ये भी लाइबल होगा, ये भी जिम्मेदार कहलाएगा। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली किसे बोलते हैं? शायद दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली उस पार्टनर को बोलते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं और जो लॉस बियर नहीं करते हैं। जो कि लॉस नहीं सहते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहीं एग्जांपल भी लिखा है, देखिए जैसे कि ABC पार्टनर हैं, ठीक, कहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा था, हाँ, XYZ पार्टनर है। सपोज डेट कि XYZ पार्टनर है, सब तीनों पार्टनर के बीच इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सिर्फ X लॉस बियर करता है। जितना भी फर्म का लॉस है वो X अकेला बियर करता है। तो जो Y और Z है वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कहलाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए। अ पार्टनर हु इज़ इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज द पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली एंड ऑल्सो लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। अगर कोई भी एक्ट होता है प्रॉफिट में तो उसके लिए ये भी लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है। प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स होते हैं उसके लिए ये भी लायबल होंगे। इनकमिंग पार्टनर किसे कहते हैं? जैसे कि एग्जांपल ABC पार्टनर है और कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसे कि D एडमिट होता है, तो वो इनकमिंग पार्टनर कहला जाएगा। लेकिन D के एडमिट होने से पहले जो भी फर्म का एक्टिविटी होता है उसके लिए D लायबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो नया पार्टनर है। और जब से वो एडमिट हुआ है उसके बाद से जो भी फर्म में एक्टिविटी होगा उसके लिए ये भी लायबल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि मिस्टर ए ज्वाइन करता है फर्म को 10 सितंबर 2021 को। फर्म का नाम है MNQ एसोसिएशन, जो कि जुलाई 2017 से चल रहा है, यानी कि बना था 2 जुलाई 2017 को। लेकिन मिस्टर ए लायबल नहीं होगा। जो भी फर्म का एक्ट किया गया होगा उसके ज्वाइन होने से पहले जुलाई 10 सितंबर 2021, यानी कि वो 10 सितंबर 2021 को ज्वाइन किया फर्म, उससे पहले जो भी फर्म का एक्टिविटी होगा उसके लिए ये लायबल नहीं कहलाएगा मिस्टर ए। आउटगोइंग पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं? आउटगोइंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम समझते हैं कि आउटगोइंग पार्टनर है, यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, जो कि फर्म छोड़ के चला जाता है, इसलिए उसे रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। A partner who leaves a firm in which the rest of the partners continue to carry on the business is called a retiring or outgoing partner। अगर ये पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है, रिटायरिंग पार्टनर, तो फर्म के जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, वो फर्म को कंटिन्यू करते हैं। और such a partner remains liable to third parties for all acts of the firm until public notice is given of his retirement। जो कि आउटगोइंग पार्टनर होता है वो तब तक लायबल होगा जब तक वो पब्लिक नोटिस जारी नहीं कर देता है। अगर वो फर्म को छोड़ के चला जाता है, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक, कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है, तो जब तक पब्लिक नोटिस जारी नहीं होगा तब तक वो फर्म का जो भी एक्टिविटी है, फर्म का जो भी गलत ट्रांजैक्शन होगा, अगर फर्म का कोई रॉन्ग एक्टिविटी हुआ तो उसके लिए ये भी लायबल कहलाएगा इनकमिंग पार्टनर, सॉरी आउटगोइंग पार्टनर्स। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किसे बोलते हैं? देखिए इसका यहाँ सबसे बड़ा एग्जांपल दिया गया है। देखिए एग्जांपल, एक फर्म है जिसमें X और Y पार्टनर है और A एम्प्लॉय है, या फिर जिसे मैनेजर बोल सकते हैं। A एम्प्लॉय है, तो क्या होता है कि एक दिन X और Y
मीटिंग करते हैं किसके साथ, एक्स के साथ जो कि सप्लायर है। ध्यान से देखिए कि एक्स और वाई मीटिंग करते हैं। एक्स कौन है, तो पार्टनर है, लेकिन ए कौन है, ए एम्प्लॉय है, ए पार्टनर नहीं है। तो एक्स और ए दोनों मिलके, भले ही ए को पता है, इवन ए को पता है कि वो पार्टनर नहीं है, तभी दोनों मिलके एक्स को कहते हैं सप्लायर को कि ए पार्टनर है फर्म का, इसलिए सप्लायर भी भरोसा कर लेता है। वो भरोसा करके फर्म को गुड्स दे देता है क्रेडिट पे। और बाद में जब एक्स को पता चलता है, हाँ सप्लायर है, सॉरी एक्स सप्लायर नहीं, जेड सप्लायर है, जेड। तो बाद में जेड को पता चलता है कि ए पार्टनर नहीं है, तो वह उससे चार्जेस लेता है, वह उससे वसूली करता है और उस पर केस भी कर देता है। क्यों, क्योंकि यह गलत तरह से ट्रांजैक्शन किया गया था और एक्स फिर बाद में लायबल नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो गलती किया वो ए किया है, क्योंकि वो पार्टनर नहीं था और उसे पता होते हुए भी कि वो पार्टनर नहीं है तो वो गलत ट्रांजैक्शन करता है। तो इसमें जो ए है वो होल्डिंग आउट पार्टनर कहलाएगा। तीसरे को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो कि साइलेंट रहता है भले उसे सब पता हो। तो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय इस्टोपल। इस्टोपल किसे बोलते हैं, जो कि झूठे सेटलमेंट देने के बाद पीछे हट नहीं सकते, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप बाय इस्टोपल। जो कि जहाँ, जैसे कि यहाँ एग्जांपल मैंने दिया था कि ये झूठा सेटलमेंट देता है, वो लाइक करता है, वो झूठ बोलता है, उसके बाद वो पीछे नहीं हट सकता। बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं पार्टनर था तो मेरे से गलती हो गया, या फिर किसी भी तरह का कोई भी उसका स्टेटमेंट नहीं सुना जाएगा क्योंकि उसने गलती की है। Where a man holds himself out as a partner or allows other to do it, he is then stopped from denying the character he has assumed, and upon the faith of which creditors may be presumed to have acted। यही सब कहा गया, जैसे कि यहाँ पे वही सेम एग्जांपल दिया गया है जो कि मैंने समझाया कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं किसके, फर्म के, लेकिन एक्स इंट्रोड्यूस करता है ए को, एक्स इंट्रोड्यूस करता है ए को जो कि मैनेजर है, वह पार्टनर नहीं है। एक्स क्या है, मैनेजर है। इंट्रोड्यूस करता है जेड को। अब जेड कौन है, जेड सप्लायर है। तो ए रिमेंस साइलेंट, वो साइलेंट रहता है, और जेड जो कि सप्लायर है या फिर ट्रेडर बोल सकते हैं, बिलीव कर लेता है कि ए पार्टनर है और सप्लाई कर देता है 100 टीवी सेट्स, 100 टीवी सेट्स सप्लाई कर देता है फर्म को ऑन क्रेडिट पे यानी कि उधार पे। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड जेड डिड नॉट गेट अमाउंट ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड टू द पार्टनरशिप फर्म। जो कि पार्टनरशिप फर्म को दिया था उसका पैसा नहीं मिलता है जेड को, तो जेड क्या करता है, फाइल कर देता है एक्स और ए पे केस कर देता है कि उन दोनों ने मिलके मुझसे 100 टीवी सेट्स लिए और अभी तक पैसा नहीं दिया। तो जो उसका प्राइस होता है, रिकवरी ऑफ प्राइस रिकवर करने के लिए वो केस कर देता है। हियर इन द गिवन केस ए द मैनेजर इज ऑल्सो लाइबल फॉर द प्राइस। जो कि मैनेजर है वो प्राइस के लिए लाइबल होगा। क्यों, क्योंकि ही बिकम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वह झूठ बोल के पार्टनर बना है। और ये सेक्शन 28 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इलीगल है। यही यहाँ पे समझाया गया है कि ओनली द पर्सन टू होम द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड एंड हु हैज़ एक्टेड देयर ओन डेट हैज़ राइट टू इन्फोर्स लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ होल्डिंग आउट। जो पर्सन वहाँ पे साइलेंट रहा, जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वो पार्टनर है, वही केवल लाइबल कहलाएगा, बाकी कोई भी पार्टनर लाइबल नहीं कहलाएगा इसके के लिए। इसमें जो एक्स और वाई जो पार्टनर थे वो भी लाइबल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें गलती एक किया तो एक को सज़ा मिलेगी। जैसा कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था कि ए होल्डिंग आउट पार्टनर है एंड वही सिर्फ लाइबल कहलाएगा, अदर जो भी पार्टनर है वो लाइबल नहीं कहलाएंगे। तो यही था यूनिट 1 में, और मेरा यूनिट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे।